पढ़ाने लगा हूँ पहले से ज़्यादा और लिखाने लगा हूँ मैं। मेरी क्लास और तुम हो यहाँ, फिर इससे पहले थे जाने कहाँ। तुम शाम हंती पहले देखा नहीं, फिर इससे पहले थे जाने कहाँ। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर है जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध बच्चे हैं, ठीक है। या वो महाविद्यालय जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध है, तो उन बच्चों के लिए आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। तो जितने भी बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे वो कहीं नहीं जाएं। ये जो अर्थशास्त्र की सीरीज है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 से 1:30 बजे के बीच में आपका पेपर होगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर है, और उसमें ड्यूरेशंस बहुविकल्पी और अति लघु जो हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाएंगे इसको आप अच्छे से जानते हैं। तो ये जो वीडियो है सेशन है ये आपके क्लास जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उनके दोनों चीज़ें कवर होंगी, बहुविकल्पी भी उनका कवर होगा, उसके साथ ही साथ उनके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज भी इसमें कवर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र का हम लोग को देखिए पहला प्रश्न कौन सा है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस पर बल देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो होता है वो मांग पर बल देता है, किसी वस्तु की मांग पर वह बल देता है। दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, अल्पकाल में एक अधिकारी को मिलता है। तो अल्पकाल में डियर स्टूडेंट्स एक अधिकारी को असामान्य लाभ मिलता है, ठीक है। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरा आपका प्रश्न क्या है, एक एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत उस सीमा को तय करेगा जहां मांग की लोच क्या होती है। तो जब डिविजन जहां पर एक से अधिक हो जाती है मांग की लोच, वहां पर एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत उस सीमा को तय करता है, ठीक है। ये तीसरे प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा आंसर, एक से अधिक। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना बनी हुई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। एकाधिकार होता है, तो एकाधिकार जो होता है डिविजन देखिए बहु फर्मों वाले उद्योग का क्या होता है, एकाधिकार होता है। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, कौन सा तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है। तो डिविजन देखिए बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले जो कारक है शांति व सुरक्षा, मतलब जहाँ पर बाजार स्थित है वहाँ की शांति के, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बाजार सही है कि नहीं है। पता चला कि 2 दिन 4 दिन बीत रहा है, कोई ना कोई एक व्यापारी मारा जा रहा है वहाँ पर, तो उस वो व्यापार समझ लीजिए दूषित हो जाता है, बेकार हो जाता है, चोरी डकैती हो जा रही है, किसी ने प्रकार का जो मतलब बहुत प्रकार की जो दुविधाएं हैं यदि वे सभी देखने को मिलती है, तो कहा जाता है कि वो विस्तार को प्रभावित करता है। व्यापार के व्यवहारिक ढंग, वैज्ञानिक ढंग कैसे, वहाँ का मतलब व्यापारिक मार्केट कैसा है, कैसा लेन देन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। और सरकार की नीति, यानी सरकार अपनी कौन कौन सी विशेष नीतियाँ जो है बनाती हैं उस विशेष बाजार के लिए, तो डिविजन्स वो भी प्रभावित करती है। बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। अब छठवें प्रश्न की और समय की दृष्टि से बाजार को बांटा गया है। तो समय की दृष्टि से डिविजन जो बाजार को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। सातवां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, कौन सी प्रतियोगिता व्यवहारिक जीवन में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न के साथ कौन सी प्रतियोगिता व्यवहारिक जीवन में पाई जाती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वही क्या होती है, व्यवहारिक जीवन में पाई जाती है। आपका डिविजन सातवां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। चलिए डिविजन्स बढ़ते हम लोग अब 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां आपका प्रश्न क्या है, दूध का बाजार क्या होता है। तो दूध का बाजार डिविजन जो होता है वो स्थानीय होता है। 9वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, प्रतिद्वंदी वस्तु होती है। तो प्रतिद्वंदी वस्तु डिविजन जो होती है वो निजी वस्तुओं को हम लोग प्रतिद्वंदी वस्तु कहते हैं। 10वां हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया। तो डिविजन्स अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत जो दिया गया था वो रिकार्डो द्वारा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अर्थशास्त्री हैं डिविजन्स, याद रखिएगा इनका नाम रिकार्डो। 11वां हम लोग का प्रश्न देखिए, इन्हीं की एक पुस्तक की भी मैं बात कर ले रहा हूँ यहीं पर, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन। एक बार फिर से ध्यान सुनिए, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन नामक जो पुस्तक है डिविजन्स, उसके जो राइटर हैं उनका नाम है रिकार्डो। ये 11वां प्रश्न जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिविजन्स बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे हम लोग। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 950 690 257 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा डिविजन्स। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नंबर से ज्वाइन हो जाइए फ्री में। ये सभी जो PDF है मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, और भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा मैं आप लोग को गाइड करता रहूँगा। तो डिविजन्स तो उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और इस चैनल का प्रचार आप लोग करना है मेरी हेल्प ग्रुप में। तो मेरी हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हो तो इस चैनल का बस प्रचार करना आप लोग को, ठीक है। बस जो भी BA के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उन्हें डीजे सर चैनल का या नंबर दीजिए और डीजे सर चैनल का लिंक जो है वो भेज दीजिए।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। पूर्ति के संकुचन का कारण क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होती है वही पूर्ति के संकुचन का कारण बनती है। ठीक है। 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है? पूर्ति के विस्तार का कारण क्या होता है? तो वस्तु का जो अधिक उत्पादन होता है वही पूर्ति के विस्तार का कारण बनता है। जाहिर सी बात है भाई, वस्तु का अधिक उत्पादन होगा तो उसकी पूर्ति का भी विस्तार होगा, बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, ज़्यादा बाजार को आप कवर कर पाएंगे। पता चला कि आप केवल 50 पैकेट अगर टोस्ट को तैयार किए हैं तो कितने दुकानों को आप कवर कर पाएंगे? 5 दुकानों को कवर कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर 5000 पैकेट का तैयार कर लिया है टोस्ट का, तो उससे कम से कम आप 100-200 दुकानों को भी कवर कर सकते हैं डिस्टेंस ना। तो 50 दुकानों का 60 दुकान तो विस्तारित होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? विस्तारित होते हैं, बड़े पैमाने पर जाते हैं ना। 14वां आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? पूर्ति के विस्तार में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो डिस्टेंस देखिए, पूर्ति के विस्तार में होता है जो उसी पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। तो पूर्ति विस्तार में देखा जाता है जो पूर्ति चक्र को, तो वह पूर्ति चक्र पर क्या देखते हैं जब हम लोग, तो यह नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब 14वें प्रश्न की ओर। देखिए 14वां हम लोग का प्रश्न क्या है? कुल प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। 14वां प्रश्न, कुल प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं एक रूप उत्पादन। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक रूप उत्पादन कहलाता है। 15वां हम लोग का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा? सोने और चांदी का बाजार कैसा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो सोने और चांदी का बाजार होता है वो अति दीर्घकालीन होता है ना। 16वां आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या देखने को मिलता है? तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होता है? सीमांत आगम जो होता है वो औसत आगम के समान बनी होती है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 17वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म को प्राप्त होता है। प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। 17वां प्रश्न, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म को प्राप्त होता है। तो जो डियर स्टूडेंट्स फर्म को प्राप्त होता है उसे हम लोग सामान्य लाभ कहते हैं। ठीक है ना, जनरल प्रॉफिट बोलते हैं उसे हम लोग, सामान्य लाभ। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग 18वें प्रश्न की। देखिए 18वां लोग का प्रश्न क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो विक्रेताओं की संख्या होती है वो कम होती है। 19वां हम लोग का प्रश्न है, वस्तु विभेद एक आधारभूत विशेषता है। वस्तु विभेद एक आधारभूत विशेषता है किसकी? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उसे बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता की यह विशेषता है। ठीक है। 20वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है वहाँ पर क्या होता है? वस्तु भिन्न भिन्न होती है ना, डिफरेंट टाइप की वस्तुएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर से आप लोग को क्रम दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर सीरीज को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर अलग अलग मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को तो दिक्कत होती है खोजने में, देखने में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सीरीज वाइज आपको देखिए 20 क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराया गया, बताया गया आप लोगों को। देखिए 20-15 जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं आगे फिर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक सीरीज आपकी वहाँ समाप्त होती है, यहाँ से दूसरी सीरीज को मैं स्टार्ट करता हूँ। अलग अलग वीडियो में अलग अलग भाग में मैं बना देता हूँ, तो उसमें फिर आप लोग प्रॉब्लम में हो जाते हैं। इसलिए मैं एक ही में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी 40 क्वेश्चन, 50-20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा डिस्कशन, मैं उसको आप लोग को एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा आप लोग को उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बस 15 से 20 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। एक बार 2 बार उसको देख लेते हैं तो वो आधा ज़्यादा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और उसको एक आध 2 बार और देख लेते हैं तो समझ लीजिए वो पूरा अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की डिस्कशन। देखिए ध्यान से इसको। उत्पादन की कुल लागत बराबर है। तो उत्पादन की कुल लागत क्या होती है डिविजन? बराबर होती है किसके बराबर होती है? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के योगफल के बराबर होती है। तो उत्पादन की कुल लागत अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो किसी व्यापार या फर्म की कुल स्थिर लागत और उसकी परिवर्तनशील लागत का जो योगफल होता है उसे हम लोग उत्पादन की कुल लागत कहते हैं। ठीक है, ये पहला आपका प्रश्न हो जाएगा। दूसरा देखिए प्रश्न क्या होगा डिविजन? वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में रहने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न को सुनिए आंसर डिविजन। वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में रहने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दूसरा। तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है? मौद्रिक लागत में शामिल है। तो मौद्रिक लागत में डियर स्टूडेंट्स जो सामान्य लागतें, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें हैं उनको शामिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट को बता दीजिए, खासतौर पर उन बच्चों को जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं और जो अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ इस चैनल का हेल्प के रूप में आपको इतना काम करना है कि ओनली शेयर माय वीडियोज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना सपोर्ट ज़रूर करें। और उनसे बता दीजिए कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो एक बार डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा अपनी शिक्षा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते बढ़ते हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा आपका प्रश्न क्या है? कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की परिवर्तनशील लागत कैसी होती है? तो कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की जो परिवर्तनशील लागत होती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? स्थिर बनी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? कम या वृद्धि को नहीं देखा जाता है, वो क्या बनाता है? आपका स्थिर बना रहता है, कांस्टेंट रहता है।
5वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। तो संसाधनों के पूर्ण उपयोग की जो समस्या होती है डिविजन्स, वो आर्थिक विकास से संबंधित होती है। ये आपका 5वां प्रश्न हो जाएगा। 6वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है। एक फर्म जो होता है डिविजन्स, वह विक्रय लागत पर क्या व्यय करता है, एक आधिकारिक प्रतियोगिता में क्या होता है, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करता है। 7वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा किसी वस्तु की पूर्ति जबकि उस वस्तु की कीमत दी गई हो तो उस वस्तु की उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की पूर्ति जबकि उस वस्तु की कीमत दी गई हो तो क्या होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की उत्पादन लागत पर वह डिपेंड करता है डिविजन। ठीक है, ये 7वां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए डिविजन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है, स्पष्ट लागतें में निम्नलिखित मुख्य क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो डिविजन जो स्पष्ट लागतें होती हैं उसमें कच्चे माल की कीमत क्या है, श्रमिकों की मजदूरी क्या है, उधार पूंजी पर ब्याज कितना दिया जा रहा है उसको या कितना मिल रहा है उसे। तो मुख्य रूप से ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो स्पष्ट लागतों में देखने को मिलती हैं। कच्चे माल की कीमत हो गया, श्रमिकों की मजदूरी हो गई, उधार पूंजी पर ब्याज हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो स्पष्ट लागतें की मुख्य बातें हो जाती हैं। 9वां हम लोग का प्रश्न है स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जिनको क्या होता है, उत्पादनकर्ता अन्य उत्पादन के साधनों के बदले उनके स्वामियों को देता है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट लागतें क्या होते हैं, वे लागतें कहलाती है जिनको क्या होता है, उत्पादनकर्ता अन्य उत्पादन के साधनों के बदले उनके स्वामित्व को देता है। 10वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्पादन की बिक्री से प्राप्त धनराशि फर्म की क्या कहलाती है। तो डिविजन देखिए उत्पादन की बिक्री से जो प्राप्त धनराशि होता है उसे हम लोग फर्म की आय बोलते हैं। ठीक है, वही अर्निंग होता है। तो फर्म में जो संगठन होते हैं या फर्म के जो स्वामित्व होते हैं वो उस आय को क्या करते हैं, आपस में बंटवारा कर लेते हैं या बांटते हैं, या जिस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं सिस्टम बना होता है उनको उसने परसेंटेज के हिसाब से फिर उसका प्रॉफिट देते हैं। ये डिविजन हम लोग का 10वां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। देखिए 11वां हम लोग का प्रश्न क्या है, आगमन की कुल कितनी अवधारणाएं हैं। तो डिविजन जो आगमन की कुल अवधारणाएं हैं वो 3 है। 12वां हम लोग का प्रश्न है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति क्या होती है। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति जो होती है डिविजन वह पूर्णतया लोचदार होती है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13वां आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, 13वां हम लोग का प्रश्न है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के उत्पादन का मूल्य बराबर होता है। प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा डिविजन। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के उत्पादन का मूल्य बराबर होता है। तो डिविजन वो जो औसत लागत के बराबर होता है। ठीक है ना, ये 13वां प्रश्न है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के उत्पादन का कुल मूल्य जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, औसत लागत के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है। तो डिविजन देखिए किसी का कथन होता है या तो किसी चीज़ों के प्रतिपादक जो होते हैं, ये भी आपका अर्थशास्त्र में नियमित तौर पर पूछा गया प्रश्न डिविजन, इसलिए देखिए इन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो 10वां आपका प्रश्न हो जाएगा ये उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है। तो उनका नाम है डिविजन मार्शल। बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। देखिए 11वां का प्रश्न क्या है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम कब होगी, जब सीमांत उपयोगिता को शून्य पर देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है, आय बढ़ने के साथ साथ किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है। आय बढ़ने के साथ साथ किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स उसे हम लोग गिफिन वस्तु कहते हैं। ये कहा गया कि भैया वस्तु की तो आय बढ़ी रही है ना, भाई जो सामने वाले हैं जो काम करने वाले हैं तो उनका आय तो बढ़ रहा है, लेकिन वो उस वस्तु का उपभोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या कम उपभोग कर रहे हैं। तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं, उस पार्टिकुलर वस्तु को जो हम लोग बोलते हैं उसका नाम क्या होता है, गिफिन वस्तु बोलते हैं। ठीक है डिविजन्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका 12वां प्रश्न। चलिए डिविजन्स बढ़ते हैं हम लोग अब 13वें प्रश्न की ओर। देखिए 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। ये प्रश्न भी आप लोग पीछे भी देखे हैं। 14वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा कुल उपयोगिता वक्र क्या होता है। तो कुल उपयोगिता वक्र जो होता है डिविजन्स पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता जाता है। ठीक है, आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तटस्थता वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है। तटस्थता वक्र विश्लेषण जो होता है डिविजन्स किस पर आधारित है, तो क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित होता है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें क्या होता है, आय प्रभाव शून्य होता है। मैंने पहले ही बताया था, देखिए आपको पीछे भी देखिए मैंने बताया, लेकिन वस्तु प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। गिफिन वस्तुएं वह होते हैं जिसमें क्या होता है, आय प्रभाव शून्य होता है। आय प्रभाव शून्य होने का मतलब एडिशंस की आय तो बढ़ने के साथ साथ लेकिन वस्तु के उपभोग में क्या हो रही है, कमी देखी जा रही है। तो इसका मतलब आय जो है वो प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी उस वस्तु के उपभोग से आय का कोई लेना देना नहीं है। तो गिफिन वस्तुएं वह है जिसमें क्या होता है, आय प्रभाव शून्य होता है। जब आई जाए ऐसी बात है कि आय का कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आय प्रभाव क्या हो जाएगा, आपका तुरंत शून्य हो जाएगा। ये सीधा सीधा है, अपने कॉमन सेंस को भी थोड़ा सा आप यदि यूज करेंगे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ विकल्प दिया रहेगा तो उसमें तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लघु उत्तरी में रहेगा, अति लघु में रहेगा तो आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे तो अच्छे से लगा देंगे। तो डिविजन ये 16वां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 17वें प्रश्न की ओर। देखिए 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है, उत्पादन फलन संबंधित है। तो साधन और उत्पादन की मात्रा के संबंध से जो रिलेशन बताता है, संबंध उनके बीच में बताता है, उससे हम लोग उत्पादन फलन से ये सभी बातें संबंधित होती हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से क्या होता है। तो डिस्टेंस आय में गिरावट आएगी, निश्चित तौर पर क्या होता है, आय में गिरावट देखने को मिलती है। 19वां हम लोग का प्रश्न होगा, जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत लागत सीमांत लागत से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। 20वां हम लोग का प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम में लागत वक्र कैसा है। तो ऊपर की ओर उठता है। और डिस्टेंस याद रखिएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टेटमेंट के रूप में भी पूछता है और ये लघु उत्तरी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्पत्ति ह्रास नियम में लागत वक्र क्या होता है डिस्टेंस, ऊपर की ओर उठता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बहुविकल्पी या तो अति लघु की, ठीक है। तो इतना यदि आप लिख देते तो समझ लीजिए आपके लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर फिर आपको क्रमांक दिख रहा है एक। तो क्रमों पर मत जाइए, यहाँ पर सीरीज पर जाइए कि मैंने आप लोग को 2 सीरीज तैयार करवा दी। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ रहे हैं अब तीसरे सीरीज की ओर, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डियर स्टूडेंट्स खुद भी जुड़े और लोगों को भी जुड़े और डीजे सर चैनल का जो परिवार है उसे ब्रॉड बनाने में, व्यापक पैमाने पर ले जाने में अपना सहयोग ज़रूर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इतना सहयोग आप लोग अपना ज़रूर करें ताकि ये जो डीजे सर चैनल है वो अपनी पहचान को बना सके बेहतर तरीके से। और जो फ्री एजुकेशन का जो ये चैनल है दृढ़ संकल्प लिया गया है तो उसको कहीं ना कहीं से उसकी सार्थकता को सिद्ध किया जाए, ठीक है डिस्टेंस। और यदि कभी चैनल दुविधा में पड़ती है तो उसके सहयोग के रूप में तो आप लोग को तैयार ही रहेंगे हमेशा। तो उतना प्रेम और स्नेह आप लोग बनाए रखिए डिस्टेंस, कम से कम आप लोग अपने खुद भी जुड़ें और लोगों को जुड़ने का काम जरूर करें। चलिए तीसरे सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का तीसरी सीरीज का पहला प्रश्न है, सिर्फ कीमत में कमी कारण मांग में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं। तो डिस्टेंस सिर्फ कीमत में कमी कारण मांग में बढ़ोतरी को हम लोग मांग का विस्तार कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, उस वस्तु का विस्तार हो गया है तो उसकी मांग में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है और मांग बढ़ भी रहा है, विस्तारित भी हो रहा है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उपभोक्ता की बचत की मान्यता पर आधारित है। उपभोक्ता की बचत किस मान्यता पर आधारित है, ये हम लोग का प्रश्न डिस्टेंस। तो उपभोक्ता की जो बचत होती है डिस्टेंस वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होती है ना। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत विचार का प्रतिपादक कौन था। तो डिस्टेंस इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम है ड्यूपिट। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के विचार को प्रतिपादित किया है। तो निम्न में जो इस प्रकार से आपको कहा जा रहा है ताकि अगर बहुविकल्पी में आप लोग मिले तब भी कंफ्यूज ना हो। देखिए कौन सी पुस्तक में प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के विचार को प्रतिपादित किया था। तो डिस्टेंस वो उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की पुस्तक में डिस्टेंस जो प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने उपभोक्ता की बचत के लिए अपने विचारों को दिया हुआ है। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो अल्फ्रेड मार्शल। देख रहे हैं यहाँ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने ही दिया हुआ है। देखिए उसी प्रश्न को घुमा फिरा कर थोड़ा दिया जा रहा है, देखिए मैंने चौथे और पांचवें प्रश्न में दोनों को शामिल कर रखा है। छठवां हम लोग का प्रश्न डिस्टेंस, दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता शाम तब प्राप्त होता है जब क्या देखने को मिलता है। तो दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता शाम में तब प्राप्त होता है जब दोनों वस्तुओं की कुल उपयोगिता समान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों वस्तुओं की कुल उपयोगिता जब समान होती है तो क्या होता है उस केस में संदर्भ में उपभोक्ता क्या होता है, शाम तभी देखने को मिलता है। डियर फ्रेंड्स हमें लग रहा है आप लोग थक रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, फिर भी देख लीजिए। आप लोग रोक के कभी कभी भी देखा करें, जब आप लोग का ध्यान नहीं लगता है तो थोड़ी देर बाद देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। डियर फ्रेंड्स से एक भाग दो भाग करके जरूर सुने, ठीक है ना। क्योंकि डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अति लघु की चल रही है, बहुविकल्पी प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग कभी अजीब लगेगा क्योंकि सीरीज हम लोग का लेंदी हो जा रहा है, लेकिन आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप लोगों को एक ही लेक्चर में मिल जाए डियर फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, तो आप लोग एक साथ इसको ज़रूर देख लिया करें। बढ़ते हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग के मूल्य की सापेक्षता क्या होती है। तो एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग के मूल्य की सापेक्षता जो होती है डिस्टेंस वो इकाई से कम होती है, ठीक है। आठवां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, यदि किसी वस्तु की मांग में पूर्णतया लोचदार हो तो उसकी मांग रेखा क्या होगी। तो डिस्टेंस यदि मांग वस्तु की जो मांग में पूर्णतया लोचदार हो तो उसकी मांग रेखा जो होती है वह यक्ष अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। ये आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र पर मांग की लोच क्या होती है। तो पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र पर मांग की लोच जो होती है डिस्टेंस वह शून्य होती है, ठीक है। ये आपका नौवां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिस्टेंस हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी सीरीज को। अब देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या, आर्थिक विकास पर उत्पादन संभावता वक्र क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है डिस्टेंस। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह कथन निम्न में से किसका है।
तो डियर्स इस कथन को जो देने वाले अर्थशास्त्री रहे हैं उनका नाम है प्रोफेसर रॉबिन्स। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने ही इस कथन को दिया हुआ है। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को, अर्थशास्त्र की केंद्र समस्या क्या है। देखिए डियर्स अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या रही है उसमें से उत्पादन क्या होगा। देखिए उत्पादन के ही इर्द गिर्द बातें घूमती हैं कि उत्पादन क्या होगा और उत्पादन होगा भी तो कैसे होगा, और उत्पादन जो कैसे होगा, पहली तो समस्या कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो ये जो होती है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या में इन चीज़ों को रखा जाता है। चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं डियर्स, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उचित हल खोजना पड़ता है, क्यों। तो डियर्स देखिए पहली बात तो है कि किसी वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था को उचित हल ये चीज़ का खोजना पड़ेगा कि वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। भाई जाहिर सी बात है कि कम ना हो जाए या तो अधिक ना हो जाए, तो उस पर भी चिंतन करना होता है। उत्पादन किस प्रकार की जाए, यानी कैसे हम लोग उत्पादन करें या किस प्रकार से करें कि हमको भी ज़्यादा कॉस्ट न पड़े। जब हमको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा तो अपने ग्राहक या कस्टमर जो हमारे होंगे उनको भी हम ज़्यादा कॉस्टली नहीं देंगे। उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, ये हम लोग का 3 पॉइंट हो जाता है डिस्कस। तो उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, ठीक है, कौन सी सुविधाएं दी जाए, कौन सी विशेष रूप से व्यवस्थाएं दिया जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ, अपने व्यापार की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ मैं लोगों को खींच सकूँ। ये बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें प्रश्न की ओर डिस्कस। देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उत्पादन में मूल्य का सृजन होता है। उत्पादन में मूल्य का सृजन होता है। 6वां हम लोग का प्रश्न डिस्कस, किस उत्पादन के साधन को उत्प्रेरक कहते हैं। किस उत्पादन के साधन को उत्प्रेरक कहते हैं। तो डिस्कस पूंजी जो होता है तो उसे ही हम लोग उत्प्रेरक के रूप में कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है उत्पादन के लिए तो पूंजी चाहिए ही, और उत्पादन को प्रेरित करने के लिए पूंजी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। भाई ज़्यादा ज़्यादा पूंजी लगाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करेंगे आप, ठीक है ना, तो वो उसके लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया अगर नहीं होती है तो उस उत्प्रेरक उसमें मिलाते हैं तो अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो उसी प्रकार से आपका पूंजी भी उत्पादन के लिए कुछ ऐसा ही होता है। 7वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, वस्तुओं में अधिक उपयोगिता को जोड़ना ही केवल मात्र उत्पादन कहलाता है, यह विचार किसका है। तो डिस्कस इस विचार को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है डॉक्टर फेयरचाइल्ड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री रहे हैं और उन्हीं का यह कथन है डिस्कस कि वस्तुओं में अधिक उपयोगिता को जोड़ना ही केवल मात्र उत्पादन कहलाता है। तो ये डॉक्टर फेयरचाइल्ड का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कस हम लोग 8वें प्रश्न की ओर, उत्पादन का साधन क्या है, वस्तु एवं सेवा दोनों, ठीक है डिस्कस एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। उत्पादन के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, वस्तु होगा या तो फिर सेवा दी जाएगी, तो उन्हीं को हम लोग उत्पादन का साधन कहते हैं। 9वां हम लोग का प्रश्न डिस्कस, निम्नलिखित में से कौन भूमि के अंतर्गत सम्मिलित हैं। वायु हो गए, जल हो गया, खनिज पदार्थ और नदियाँ हो गई, समुद्र एवं पहाड़ हो गए, तो ये सभी लोग जो होते हैं भूमि के अंतर्गत शामिल हैं। 10वां हम लोग का प्रश्न डिस्कस, आगमन विधि से आर्थिक अनुमान प्राप्त होता है। तो आगमन विधि के द्वारा डिस्कस जो आर्थिक अनुमान होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ठीक है ना। आगमन और निगमन में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए बढ़ते हम लोग अब 11वें प्रश्न की ओर, निगमन के गुण हैं। तो निगमन का जो डिस्कस गुण होता है वो वास्तविक होता है, सरल होता है और उसके साथ ही साथ स्पष्ट होता है। 12वां हम लोग का प्रश्न है, यदि हमारा अध्ययन सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है तो हमने निम्नलिखित का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं डिस्कस, तो वो निगमन विधि कर रहे हैं। अभी देखिए मैंने आपको आगमन विधि बताया था तो वहाँ पर मैंने निगमन विधि को बताया था डिस्कस, उसी को देखिए मैंने फिर से यहाँ पर शामिल कर लिया था। यदि आप उसको सुनते हैं तो यहाँ पर सुनते हैं तो फिर आपके माइंड में देखिए रिकॉल होगा, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। बढ़ते हम लोग 13वें प्रश्न की ओर, किस वस्तु की मांग बिलोच होती है। तो डिस्कस नमक जो है उस वस्तु की मांग जो होती है वो बिलोच होती है। चलिए डिस्कस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें प्रश्न को। देखिए 14वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी उसकी मांग को क्या कर देती है। फिर से प्रश्न को सुनिए, मांग के नियम के अनुसार, देखिए मांग का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मांग के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी उसकी मांग को क्या कर देती है, थोड़ी उसे बढ़ा देती है। 15वां हम लोग का प्रश्न है, मांग का नियम लागू होता है जब वस्तु की कीमत बदलती है। 16वां हम लोग का प्रश्न है, जब निम्न में से कोई भी वस्तुओं की कीमत गिरती है तो उसकी मांग बढ़ने के स्थान पर कम होने लगती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं। कीमतें गिरती हैं तो मांग बढ़ने के बजाय क्या होने लगती है, कम होने लगती है। भाई वस्तु सस्ता हो रहा है तो उसको सभी लोग खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन वस्तुओं का रेट तो गिर रहा है, लेकिन मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन मांग भी समझ लीजिए गिर रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस गिफिन का विरोधाभास। अभी मैंने बताया था आप लोगों को गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, तो गिफिन का यह विरोधाभास कहलाता है, ठीक है ना डिस्टेंस। ये 16वां प्रश्न आपका और इम्पॉर्टेंट है। देखिए मांग का नियम हो गया, मांग की लोच हो गई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग अब 17वें प्रश्न की ओर। देखिए 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है
पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता के अनुसार जो होता है मांग को परिभाषित किया जा सकता है। 18वां हम लोग का प्रश्न होगा डिस्टेंस, एक सामान्य मांग वक्र की ढाल क्या होती है? वो ऋणात्मक देखने को मिलती है। 19वां हम लोग का प्रश्न है मांग का नियम क्या है? कीमत और मांगे परिवर्तन की दशा, यानी कीमत और मांग की परिवर्तन की दशा में जो बातें होती है उसे हम लोग मांग का नियम कहते हैं। 20वां हम लोग का प्रश्न है डिस्टेंस, मांग कितने प्रकार की होती है? तो डिस्टेंस जो मांग होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो डिस्टेंस ये रहा चौथे सीरीज का 20 प्रश्न। तो डिस्टेंस यहाँ पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज और चौथी सीरीज के अनुसार मैंने आप लोगों के साथ प्रश्नों का डिस्कशन किया। आज का यह वीडियो, आज का यह सेशन आपको कैसा लगा डिस्टेंस के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्प लगा होता है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्टेंस यदि आप लोग को अपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, अपने महाविद्यालय में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, तो डीजे सर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नियमित रूप से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि यह चैनल जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और नियमित रूप से आपको मार्गदर्शन के रूप में काम भी करेगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात डिस्टेंस, ये सभी प्रश्नों के PDF जो होंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे डीजे सर चैनल का, लेकिन आप लोग को काम करना पड़ेगा। 950 690 227 नाम का एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिलेगा, उसे आपको फ्री में ज्वाइन करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फट से नंबर जो है उसे डायल व्हाट्सएप पर तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है डिस्टेंस, अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला बताकर, तब मैं आप लोग के लिए बेहतर और अपना वर्क दूंगा, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग ले लेते हैं तो फिर आप लोग को जो ऑनलाइन आप स्टडी करते हैं उससे भी नहीं करेंगे, आप पढ़ लीजिए तभी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि डिस्टेंस आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए मेरे लेक्चर को सुनते हैं तो उससे आप लोग को और प्रॉफिट ही मिलेगा। तो डिस्टेंस हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो डिस्टेंस इतना काम करें, इसे शेयर जरूर करें। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर जरूर कीजिए।